अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर चल रहा था, जो कि बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और उसके अलावा बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और सर्टिफिकेशन करने वालों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे लाजमी तौर पर सवाल पूछा जाता है, और ये प्रैक्टिकल टाइप का टॉपिक है। तो इसकी आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं 4, उनमें हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम था 3 प्रॉब्लम में, और एक प्रॉब्लम जो इससे प्रीवियस हमने प्रॉब्लम 4 डिस्कस की थी वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम थी, जिसमें डे टू डे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो आज भी प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर हम लोग जो है वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को ही डिस्कस करने वाले हैं, और उससे तीनों मेथड यानी कि लीफो, फीफो और मूविंग एवरेज मेथड को डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इसको हमने देखना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स की अब तक तैयारी नहीं हुई है तो वो आसानी से इसको समझ के तैयारी कर सकें, क्योंकि बीकॉम एडीसी के पेपर्स होने वाले हैं। तो वैसे ये जो मेरी सीरीज़ चल रही है, ये क्रैश सीरीज़ चल रही है। 15 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, और आप उसके बाद किसी भी किस्म का सवाल बआसानी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में आपको कह रहे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज रिलेटेड टू साकिब एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई 2009। साकिब एंड कंपनी का डेटा दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मई 2009 का। मई फर्स्ट को बैलेंस जो आपके पास आ रहा है वो 2000 यूनिट्स का है, और एक यूनिट कितने का है? 10 का। फिर आपने 15 मई को परचेज़ किए 4000 यूनिट कैश पर, और एक यूनिट कितने का? 12 रुपये का। फिर आपने 20 मई को परचेज़ किए 2000 यूनिट, एक यूनिट परचेज़ किया 14 रुपीज़ का, लेकिन ऑन अकाउंट उधार का। उसके बाद 22 को आपने सोल्ड कर दिए 6000 यूनिट, और उसकी सेलिंग प्राइस थी पर यूनिट 20 रुपये, और आपने कैश पर बेचा। उसके बाद 28 मई को आपने परचेज़ किया 2000 यूनिट, और एक यूनिट परचेज़ किया 12 रुपये का ऑन अकाउंट, ठीक है। 29 को आपने सोल्ड कर दिए फिर 3000 यूनिट, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आपने 20 ही रखी, और वो बेचा आपने उधार पर, ठीक है जी। तो कंपनी इज़ फॉलोइंग परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पहले भी इसका मतलब समझा चुका हूँ कि डे टू डे रिकॉर्ड करेगी, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि आपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल ली है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, और मूविंग एवरेज मेथड से, ठीक है जी। आपने प्रिपेयर करनी है जनरल एंट्रीज अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर, और एडजस्टिंग एंट्रीज आपने बनानी है। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना नेसेसरी नहीं है, इसलिए हम इसकी एंट्रीज नहीं बना रहे। सो सबसे पहले हम इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे किसका? फीफो बेसिस का। तो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1 आ रहा है, इसको मैं हाईलाइट थोड़ा आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो साकिब एंड कंपनी इन्वेंट्री कार्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर द मंथ ऑफ मई 2009। तो आपके पास इन्वेंट्री कार्ड कैसे बनता है? डेट, परचेजेस, सेल्स और बैलेंस, और इन तीनों में यानी कि परचेजेस में, सेल्स में और बैलेंस में 3 आपके सब कॉलम होते हैं। एक क्वांटिटी का कि कितनी क्वांटिटी ख़रीदी, कितने रेट पर ख़रीदी, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी क्वांटिटी सेल की, किस रेट पर सेल की, और टोटल कितनी कॉस्ट बनी। बैलेंस में कितनी क्वांटिटी बच गई, कितने रेट वाली बच गई, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले आप इसके अंदर मई 11 लिखा हुआ है, मई फर्स्ट कर लें। तो आपके पास मई फर्स्ट को जो आपके पास बैलेंस था वो कितने यूनिट्स का था? 2000 यूनिट्स का था। उसका रेट कितना था? 10 रुपीज़ का। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपके पास टोटल कॉस्ट बैलेंस की बिगिनिंग की कितनी आ गई? 20,000 आ गई, ठीक है जी। फिर 15 मई को आपने परचेज़ किए 4000 यूनिट, तो क्वांटिटी में 4000, रेट कितना था? पर यूनिट 12 रुपये। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 आपके पास कितना आ गया? 48,000।
तो अब यहाँ पर आप बैलेंस में इसको मेंटेन करेंगे कि ऊपर के जो यूनिट है 2000, एक यूनिट 10 का और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 20,000 ये लिखेंगे, और जो नए परचेज़ किए 4000 यूनिट, पर यूनिट 12 का, और टोटल कॉस्ट हो गई 48,000 की, वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी। आफ्टर दैट 5 दिन के बाद आपने मई 20 को फिर से 2000 यूनिट ख़रीदे और एक यूनिट 14 रुपीज़ का था। 2000 मल्टीप्लाई बाई 14 ये आ गया 28। तो अब आप अपने बैलेंस को फिर से मेंटेन करेंगे। सबसे पहले आप 2000 यूनिट जो 10 रुपये का एक था, टोटल कॉस्ट 20,000 वो लिखी। फिर जो 15 तारीख को 4000 यूनिट ख़रीदे थे, 12 रुपये का एक यूनिट, टोटल कॉस्ट 48,000 वो लिखेंगे। और फिर जो अभी करंट परचेज़ किए 2000 यूनिट की, पर यूनिट 14 रुपीज़ का, और टोटल कॉस्ट बनती है 28, इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 22 को आपने 2000 यूनिट सेल किए। अब यहाँ पर समझिएगा, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब क्या है कि भाई जो इन्वेंट्री आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है ना, आपके पास बैलेंस थी, फिर परचेज़ किया, फिर परचेज़ किया, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले थी वो पहले आपकी सोल्ड होगी। ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो यहाँ पर यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, यहाँ पर आप ऊपर देख लें कि आपके पास कितने यूनिट सोल्ड हो रहे थे। 22 तारीख को 6000 यूनिट सोल्ड हो रहे थे। तो ये 6000 यूनिट आप किस तरीके से सोल्ड करेंगे, तो ये आप देख लें कि आपके पास 2000 यूनिट ये रहे, 4 ये रहे, 6 हो गए, और 2 ये रहे, यानी कि टोटल 8000 यूनिट है। तो 6000 भेजने, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो पहले आएगा पहले उसको भेजोगे। तो इट मीन्स जो पहले 2000 की यूनिट की लोट है उसको आप पहले निकालेंगे, जो कि 10 रुपये का एक यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 20,000 की कॉस्ट का सामान आपने बेचा है। यहाँ पर आपने सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, बच्चे सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, हम तो इन्वेंट्री का हिसाब कर रहे हैं कि कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री हमारी सोल्ड आउट हुई है। तो 6 में से 2 जो है वो बिगिनिंग वाली चली गई, बाकी 4000 रह गए। तो 4000 जो यूनिट थे आपने ख़रीदे थे 12 रुपये का एक यूनिट, तो अब आप उसको सोल्ड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो 4000 यूनिट 12 का एक, तो टोटल हो गया 6, तो टोटल कॉस्ट हो गई 48। तो इट मीन्स कि ये भी आपके पास से सोल्ड हो गया, ये भी सोल्ड हो गया, तो बचा क्या 20। तो इसका बैलेंस यहाँ पर नीचे आ जाएगा, मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि आपने 14 का परचेज़ किया था, और 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 28,000। ठीक है जी। उसके बाद आपने 28 को 2000 यूनिट मज़ीद परचेज़ किए और एक यूनिट 12 का, 2 12 24,000। तो आपके पास 2000 जो यूनिट थे वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, उसका बैलेंस मेंटेन होगा, और ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे और इसका बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। यानी कि आपके पास 28,000 वाली इन्वेंट्री भी मौजूद है और 24,000 वाली इन्वेंट्री भी मौजूद है। उसके बाद आपने एक और सेल की 29 को लास्ट में 3000 यूनिट्स की। तो जब आपने 3000 यूनिट्स की सेल की, तो आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो हो रहा है। तो 3000 यूनिट आपने सोल्ड करने हैं, तो आपके पास 2,000 की लोट में 2 अलग रेट के यूनिट पड़े हैं। इसका मतलब पहले 2000 के आप ये यूनिट निकालेंगे, जो कि $14 का एक यूनिट है। तो 28,000 की कॉस्ट के ये यूनिट निकल गए, तो 3 में से 2 चले गए, 1 रह गया, तो बाकी का 1000 आप इसमें से निकालेंगे, जो कि आपने करंट परचेज़ किया था 12 का। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12000 बन गया। तो 2000 रुपये में से 1000 यूनिट चले गए, तो 1000 यूनिट बच गया, 12 का 1 तो मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है जी। तो ये एंडिंग इन्वेंट्री बच गई। तो यहाँ पर हमारी सारी सेल एंड परचेज़ होगी। टोटल क्वांटिटी हमने 8000 यूनिट की परचेज़ की, उसकी कॉस्ट बनती है यहाँ से टोटल 1 लाख। जो सेल की टोटल क्वांटिटी वो 9000 यूनिट की टोटल कॉस्ट बनती है 1,08,000। एंडिंग इन्वेंट्री की जो यूनिट बनते हैं बैलेंस वो 1000 बनते हैं और उसकी कॉस्ट बनती है 12000। तो ये हमारा पार्ट हो गया फीफो मेथड से। इसके बाद चलते हैं हम लीफो मेथड से कि लीफो मेथड में हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लीफो मेथड की तरफ चलते हैं। साकिब एंड कंपनी इन्वेंट्री कार्ड लीफो फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है। इन्वेंट्री कार्ड सेम उसी तरीके से बनेगा, डेट, परचेज, सेल्स और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले जो बिगिनिंग बैलेंस है
वो तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग में मार्च लिख दे, ये मई 1 है, ठीक है जी। तो जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमने बैलेंस लिखा था, सेम इसी तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेंगे में भी, लास्ट इन फर्स्ट आउट में भी बिगिनिंग इन्वेंट्री आप लिखेंगे 2000 यूनिट और 1 यूनिट 10 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000 की हो गई। आपने सबसे पहले ख़रीदा 15 मई को 4000 यूनिट, 12 का 1 48,000 हो गया। तो उसी तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, 2000 यूनिट यहाँ नीचे आ जाएंगे और ये वाले यहाँ पर आकर मेंटेन हो जाएंगे। 4000 यूनिट, 12 का 1, टोटल कॉस्ट 48,000 और इसकी 20,000। फिर आपने 20 मई को मज़ीद 2000 यूनिट ख़रीदे, 14 का 1, तो टोटल 28,000, इसको भी आप मेंटेन करेंगे। 2000 यूनिट यहाँ पर आ गए, ये वाले 4000 यहाँ पर आ गए और ये वाले 2000 यूनिट यहाँ पर आ गए मेंटेन होने के लिए, ठीक है। यहाँ तक का काम आपने बिल्कुल सेम वही किया है जो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर किया था। कलर में चेंज कर देता हूँ थोड़ा डार्क। तो अब 22 मई को 6000 यूनिट जो है वो हमने बेचे थे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या किया था हमने कि जो पहले यूनिट मौजूद थे पहले उनको निकाल लें, लेकिन लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो बाद में आए पहले उनको बेचना है। तो इट मीन्स कि आपके पास लास्ट में जो है, लास्ट में ये 2000 यूनिट टोटल बेचने 6000 यूनिट, तो 2000 यूनिट ये वाले आपने बेच दिए, तो बाकी रह गए 4, तो बाकी 4 कहाँ से जाएंगे? ये वाले, ठीक है जी। तो टोटल हो गया 6। तो इट मीन्स 2000 यूनिट जो आपने करंट परचेज़ किए 14 पर यूनिट 28,000 की कॉस्ट के, और उसके बाद उससे प्रीवियस परचेज़ किए थे 4000 यूनिट 12 का 1, तो टोटल कॉस्ट 48,000। तो इसका मतलब ये आपके पास से सोल्ड आउट हो गया पूरा, ये भी सोल्ड आउट हो गया पूरा। तो बचा क्या? 2000 यूनिट बचे, 10 वाला 1, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2000, ठीक है जी। उसके बाद 28 मई को आपने 2000 यूनिट खरीदे, 12 का 1, तो टोटल 24,000। तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ये 2000 यूनिट एज इट इज नीचे आ गए और ये 2000 यूनिट यहाँ पर अपडेट होने के लिए आ गए, ठीक है। इसकी कॉस्ट 20,000, 2 10,000 और 2 12,000 24। उसके बाद 29 मई को आपने 3000 यूनिट बेचे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या कि अब जो पहले आया था उसको नहीं बेचेंगे, जो बाद में आया था उसको बेचेंगे। तो बाद में जो है वो ये है, ये तो बिगिनिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब 2000 इसमें से निकालने पड़ेंगे, तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा 2000 जो आखिर में परचेज़ किया। तो बाकी का 1 जो बचा है वो इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 3। तो 2000 यूनिट 12 वाले पूरे ये ख़त्म हो गए, बाकी 2000 बिगिनिंग बैलेंस वाले बचे थे, उसमें से 1000 यूनिट निकाला, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1000 हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट का सामान आपने बेच दिया। इसका मतलब इसमें से 1000 यूनिट बच गया, उसकी इन्वेंट्री यहाँ नीचे मेंटेन होगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इज इक्वल टू 10,000, ठीक है जी। तो परचेजेज वही 8000 क्वांटिटी हमने परचेज़ की, टोटल कॉस्ट 1 लाख आ गई। क्वांटिटी हमने सेल की 9,000 यूनिट की, टोटल कॉस्ट आ गई 1,10,000 रुपये। और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास बची है 1000 यूनिट की और उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000 की। तो ऊपर आप देखें 12,000 है, यूनिट सेम बचे हैं, ठीक है, यूनिट सेम बचे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास फीफो में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लीफो में कॉस्ट कम आ रही है। और यहाँ पर सेल में इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट कम है, वो 1,8 है, ठीक है जी, जिसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारे 2 मेथड थे। आफ्टर दैट हमारे पास मूविंग एवरेज मेथड है। मूविंग एवरेज मेथड नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, तो आपने बहुत ध्यान से समझना है कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। साकिब कंपनी इन्वेंट्री कार्ड मूविंग एवरेज फॉर द मंथ ऑफ मई 2009। तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट सुन लें दोबारा से कि मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज, कि जब भी आप एक नई परचेज़ करेंगे तो आपका रेट जो होगा ना वो एवरेज निकाल दिया जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, हर एक नई परचेज़ के बाद। तो आपके पास कार्ड सेम बनेगा, परचेजेस, सेल्स और बैलेंस, वही 3 कॉलम क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट का। तो सबसे पहला काम जो आपके पास मई 1 का है बैलेंस का, वो तो एज इट इज़ सेम आएगा कि 2000 यूनिट मेरे पास थे, 10 का 1 यूनिट, टोटल बन गया 20,000, ठीक है जी। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा,
15 मई को मैंने कितने ख़रीदे? 4000 यूनिट ख़रीदे। एक यूनिट कितने का ख़रीदा? 12 का। मल्टीप्लाई किया तो 48,000 हो गया। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब मैं इसका वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालूंगा? देखें, मेरे पास 20,000 का माल मौजूद था। जी सर। मैंने मज़ीद कितने का ख़रीदा? 48,000 का। ऐसा ही है सर। मेरे पास पहले से कितने यूनिट थे? सर 2000 थे। मैंने कितने ख़रीदे? 4000 के। तो ऊपर प्लस किया हो गया 68 और नीचे प्लस किया तो ये हो गया 6। तो 68,000 को 6000 यूनिट से, ये 6 जो है मैंने कॉमन ज़ीरो का ले लिया, ये 6000 यूनिट हो गए कि पहले 2 थे और अब 4, तो टोटल 6 हो गए। डिवाइड किया तो मेरे पास रेट कितना आ गया? 11.33 रेट आ गया। ठीक है, 11.33 रेट आ गया। तो ये एवरेज कॉस्ट रेट कहलाता है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूँ तो आगे मैंने एक और परचेज़ की है 20 मई को 2000 यूनिट की। तो पहले 6000 यूनिट थे, अब 8 हो गए। ये मैंने परचेज़ किए कितने का? 14 का। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 ये हो गया 28। तो मेरे पास पहले की कॉस्ट कितनी थी 6000 यूनिट की? 68। अब क्या होगा? 68 नई यूनिट जो परचेज़ की उसकी कॉस्ट कितनी? 28। ठीक है। पहले से यूनिट कितने? 6। मैंने कितने परचेज़ किए? 2। ठीक है। 68 और 28 कितना हो गया? सर 96। 6 और 2 कितना हो गया? सर 8। डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 12। ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई 8000 यूनिट। टोटल 6 और 2 नए परचेज़ किए, इन दोनों की कॉस्ट यानी कि 68,000 प्लस 28,000 96 हो गया। और यहाँ पर आपके पास डिवाइड करवाने के बाद एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई? 12 आ गई। तो उसके बाद आपने 22 तारीख को जो माल बेचना है 6000 यूनिट का, वो इन 8000 रुपये में से ही बेचना है। तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट थी वो कितनी निकाली थी? 12 पर यूनिट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 72,000 का माल आपने बेचा है। तो 8 में से 6 क्या बाकी बच गए? 2000 यूनिट। एक यूनिट 12 का जो एवरेज रेट था तो मल्टीप्लाई बाय किया तो 24,000 आ गया। ठीक है जी, ये आपकी कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपने 28 मई को 2000 यूनिट मज़ीद ख़रीदे और एक यूनिट कितने का ख़रीदा? 12 का। तो मल्टीप्लाई किया 24। अब पहले से कितने यूनिट थे? 2000 थे। अब कितने ख़रीदे? 2000। तो टोटल हो गए 4। पहले वाले की कॉस्ट कितनी थी? 24। अब वाले की भी कितनी है? 24। तो 24 अभी वाले की, 24 पहले वाले की। पहले से यूनिट कितने थे? 2। अब कितने ख़रीदे? 2। इसका मतलब 24 24 48 और डिवाइडेड बाय 4 जब आप करेंगे तो तब भी आंसर 12 ही आएगा। तो 4000 यूनिट एवरेज कॉस्ट, 12 पर यूनिट और 48,000 टोटल कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपने 3000 यूनिट बेचे 29 को। तो इन 4000 रुपये में से 3000 यूनिट जाएंगे, एवरेज कॉस्ट 12 मल्टीप्लाई किया तो 36,000। 4 में से 3 गया, 1000 यूनिट बच गया, एवरेज कॉस्ट 12 मल्टीप्लाई किया तो 12,000। तो यहाँ पर टोटल परचेज आ गई 8000 यूनिट की, टोटल कॉस्ट आ गई 1 लाख। टोटल सेल आ गई 9000 यूनिट की और टोटल कॉस्ट आ गई 1,08,000। और बैलेंस आ गया 1000 यूनिट का और टोटल कॉस्ट आ गई 12,000। तो यहाँ तक के आई होप कि आपको पूरा कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तीनों में आपने एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली। अब इसके बाद चलते हैं कि हम अपनी एंट्रीज़ को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे फीफो बेसिस के ऊपर। सो स्टूडेंट, बहुत आसान सा हमारा पार्ट है साकिब एंड कंपनी का। जर्नल हम बनाएंगे फीफो बेसिस के ऊपर। सबसे पहले बिगिनिंग बैलेंस की एंट्रीज़ आप नहीं बनाते हैं। मई 15 को आपने इन्वेंट्री परचेज़ की है, कैश पर परचेज़ की थी तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। 4000 यूनिट खरीदे, 12 का 1 तो मल्टीप्लाई किया 48,000 से डेबिट, 48,000 से क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। मई 20 को आपने फिर से परचेज़ की लेकिन ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो गया, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया और 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 28,000 डेबिट, 28,000 क्रेडिट हो गया टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट हो गया। उसके बाद आपने मई 22 को सेल किया कैश पर 6000 यूनिट, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 का 1 यूनिट बेचा तो 1,20,000 हो गया टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। तो जब आपने सेल किए तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री भी बनेगी। तो मई 22 को आपने जो माल बेचा था
उसमें क्या क्या शामिल था, 20,000 और 48,000 का सामान शामिल था। ये कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। और इन्वेंट्री आपकी कम हुई है तो टोटल 68,000 का सामान आपने बेचा है। तो ये फीफो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें 20,000 और 48,000 इतनी कॉस्ट का सामान आपने बेचा था। 68,000 का माल कितने में, 1,20,000 रुपये में। तो ये यहाँ से निकाले, ठीक है जी। तो इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो गया टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परचेज ऑन कैश, ठीक है। फिर 28 को आपने दोबारा ख़रीदा ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, 2000 यूनिट ख़रीदे, 1 यूनिट 12 का, तो 24,000 डेबिट 24,000 क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट आ गया, ठीक है। ये नरेशन होगी। उसके बाद फिर आपने 29 को दोबारा से 3000 यूनिट बेचे और 1 यूनिट कितने का बेचा, 20 का, और उधार पर बेचा। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 3,2,36 होता है, यानी कि 60,000 का सामान बेचा टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। तो उसकी भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी पड़ेगी। मई 29 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 28,000 प्लस 12,000 का आपने सामान बेचा, एक 2,000 यूनिट का और एक 1,000 यूनिट का। तो टोटल 40,000 की कॉस्ट का आपने सामान बेचा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन अकाउंट की आपकी एंट्री बन गई, ठीक है जी। तो एडजस्टिंग एंट्रीज आर नॉट नेसेसरी इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि आपका डे टू डे रिकॉर्ड हो चुका है तो कोई चीज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और अपनी क्यूरीज़ को क्लियर कर सकते हैं।